competency based and competency wise we will study this. So I am going to teach today competency 3.1. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे डिस्कस एंड डिफरेंशिएट मोनोसैकेराइड्स and discuss and differentiate monosaccharides, disaccharides and polysaccharides, giving example of main carbohydrate and energy fuel. में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट किस तरह से होगा कार्बोहाइड्रेट एंड स्टोरेज इन ह्यूमन बॉडी. तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी डिटेल में एक एक बेसिक जानेंगे. So there is chemistry of carbohydrate. Carbohydrate क्या है? Most abundant biomolecule in nature. And most abundant monosaccharide क्या है? वो है D-glucose. Primary source of energy in human carbohydrate, and it gives 45 to 65% of total energy. So basically carbohydrates are hydrates of carbon, and general formula is CN in the bracket H2O का whole n. some क्या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के होंगे जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड करते हैं. या तो एल्डिहाइड का डेरिवेटिव होगा या कीटोन का डेरिवेटिव होगा. एंड ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और कंपाउंड्स. पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो सकता है या और कंपाउंड्स हो सकते हैं इनके, व्हिच यील्ड दीज डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस. और एक शर्त ये भी है कि हाइड्रोलिसिस पे ये डेरिवेटिव अलग अलग मिले हमें. ठीक, अब क्लासिफिकेशन हम कार्बोहाइड्रेट का देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन करते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स में. some author only divide these into मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. तो डाइसैकेराइड वाला भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर अब ये तो ऑब्सोलीट हो गया, अब तो ऑलिगोसैकेराइड्स में इनको इंक्लूड कर दिया गया है. लेकिन आपका एग्जामिनर जो पुराना होगा वो पूछ सकता है. तो मोनोसैकेराइड 1 शुगर मॉलिक्यूल होंगे, ये कोई एग्रीगेट नहीं है. तो इसमें आता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. डाइसैकेराइड्स 2 शुगर मॉलिक्यूल्स एंड 2 शुगर मॉलिक्यूल. तो ये किसी चीज से मिल के बनेंगे. सुक्रोज हो गया आपका, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया. तो ये डाइसैकेराइड में आएंगे. अब ऑलिगोसैकेराइड हम उन्हें बोलते हैं जिसमें 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल. ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ऑलिगोसैकेराइड के अंदर ही अब डाइसैकेराइड आने लगे, क्लासिफिकेशन को बदला गया. इसमें आ गया आपका रेसिनोज, स्टाइकोज. पॉलीसैकेराइड्स हम कब बोलेंगे? 10 और मोर शुगर मॉलिक्यूल हों, मोर देन 10 होंगे तो पॉलीसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है एंड मेनी अदर आल्सो. दिस इज द ओनली प्रेजेंटेशन टू अंडरस्टैंड. वी विल स्टडी इट एग्जांपल बाय एग्जांपल. And this is a flow chart by which we can understand aspects of carbohydrate. So monosaccharides can be classified as दो तरह से, या तो एल्डोज हुए या कीटोज हुए. ठीक, अब एल्डोज कब बोलेंगे? इफ दे कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि उनमें CHO ग्रुप होगा. तो CHO ग्रुप जब भी होता है तो टर्मिनल पोजीशन पे होगा कार्बन पे, तभी CHO ग्रुप होगा. फिर कीटोज होंगे अगर उनमें कीटो ग्रुप होगा, CO ग्रुप.
तो ये सेकेंड पोजीशन पे मेनली होगा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अगर होगा तो हाइड्रोजन से बैलेंस ही अगर इसकी करनी पड़ेगी तो वो तो एल्डिहाइड ही हुआ, तो इसे बीच में होना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज मे साइक्लाइज टू प्रोड्यूस एंड एनोमेरिक कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप नॉट अटैच टू एन अदर मॉलिक्यूल, अगर इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो अटैच नहीं है किसी मॉलिक्यूल पे, तो देन रिंग ओपन्स एंड एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ द एसाइक्लिक शुगर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। एंड hydroxyl group not attached to another molecule can be covalently attached to another molecule। अगर दूसरे से कोवेलेंटली अटैच्ड है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इज क्लासिफाइड एज एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर कोई लिंकेज नहीं है तो रिंग फॉर्म में जाएगा, रिंग ओपन हो जाएगी और ऑक्सीडाइज हो सकती है। अगर उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कुछ और आके अटैच हो जाएगा तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। कैसे? जब नाइट्रोजन से अटैच होगा तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑक्सीजन से होगा तो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक। अब इसमें हम देखेंगे रिंग ओपन एंड एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ द एसाइक्लिक शुगर गेट ऑक्सीडाइज। शुगर इज क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि रिंग ओपन हो गई और ये ऑक्सीडाइज हो गया तो इसे हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। अगर नहीं होगा तो नॉन रिड्यूसिंग होगा, जैसे ये होंगे। अब अगर NH2 ग्रुप से अटैच है तो आपका एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगर जो है OH ग्रुप से है तो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देन अब अदर एस्पेक्ट के बारे में देखें। कैन बी कंपेयर्ड विद अदर मोनोसैकेराइड एंड क्लासिफाइड एज। अब जो मोनोसैकेराइड्स का कैटेगरी फुलफिल करते हैं तो आपस में उनमें कुछ कंपैरिजन हम कर सकते हैं, उसके आधार पे आइसोमेरिज्म की बात होती है। तो आइसोमर्स कब कहते हैं? जब सेम केमिकल फार्मूला हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, या ऑप्टिकल में आइसोमेरिज्म में फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बस ग्रुप्स का ओरिएंटेशन अलग होता है। देन फॉर एग्जांपल एपीमर्स एंड इनेंशियोमर्स। तो हम ईपीमर कब कहते हैं? इफ दे डिफर इन कन्फिगरेशन अराउंड वन स्पेसिफिक कार्बन। एक स्पेसिफिक कार्बन के पोजीशन पे अगर कन्फिगरेशन डिफरेंट है तो वो ईपीमर्स हुए। और इनेंशियोमर कहेंगे जब मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो जो तुम्हारे मोनोसैकेराइड हैं वो कैन लिंक टू फॉर्म, लिंक होके क्या बना सकते हैं? डाइसैकेराइड यही बनाएंगे। जैसे आप सुक्रोज में देखते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज है, माल्टोज में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज हैं इसमें। ठीक। अब ये क्या बना सकते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स बना सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बना सकते हैं। ठीक। पॉलीसैकेराइड बनाएंगे तो दो तरह के, या तो लीनियर हो सकता है या ब्रांच हो सकता है। लीनियर में एमाइलोज आता है और ब्रांच में ग्लाइकोजन आता है। ठीक। अब डाइटरी कार्बोहाइड्रेट जो हम खाने में लेते हैं उसमें हम ये अलग तो कर नहीं सकते कि हम क्या क्या ले रहे हैं। ठीक। मोनोसैकेराइड्स तो मेनली हम लेते नहीं है खाने में। अब मोनोसैकेराइड्स तभी कह सकते हैं आप जब ग्लूकोज लिया, आपने चीनी ली, सीधी सीधी तो हो गया। ठीक। वरना उसमें भी टेबल शुगर का भी कंटेंट अलग है। तो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज ऑफ पॉली, ऑलिगो एंड डाइसैकेराइड्स। अब इन पे एक्शन होगा एंजाइम का, डाइजेस्टेड बाय हाइड्रोलेज व्हिच प्रोड्यूस। जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? मोनोसैकेराइड्स। इसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ही होगा। ठीक। जो मोनोसैकेराइड इसमें आ जाएगा। दैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल। तो ये एक ओवरव्यू है। अब फिर हम
डिटेल में समझते हैं। मोनोसैकेराइड्स CN-SON इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अब कितने उसमें कार्बन है और एल्डोज है कि कीटोज है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या नाम है। तो ट्रायोज में मतलब 3 कार्बन हुए, तो एल्डोज होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड और कीटोज होता है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। तो इसके बीच में जो आइसोमेरिज्म होता है वो हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं, वो आप जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। टेट्रोज में कौन से आते हैं, जिनमें 4 कार्बन होंगे वो टेट्रोज हो गए। ठीक, तो इरिथ्रोज बोलेंगे एल्डोज को, और इरिथ्रोलोज होगा तो कीटोज होगा, कीटो ग्रुप होगा। पेंटोज 5 कार्बन कंटेनिंग, तो पेंटोज में राइबोज जाइलोलोज होता है। जाइलोलोज क्या है, सॉरी जाइलोज इपीमर है राइबोज का। फिर अरेबिनोज। कीटोजेस में हम देखेंगे इन्हीं का सेम पेंटोज का, तो रिबुलोज जाइलुलोज। तो जैसे यहाँ पे जाइलोज इपीमर था राइबोज का, वैसे जाइलुलोज इपीमर है राइबुलोज का। हेक्सोजेस हम मेनली पढ़ते ही हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज, ये हो गए आपके एल्डोलेजेस। एंड कीटोज में आता है फ्रक्टोज। हेप्टोज में एल्डोज नहीं है कोई, सिर्फ एक कीटोज है जिसे हम सीडोहेप्टुलोज बोलते हैं, और सीडोहेप्टुलोज हम देखने को हमें मिलेगा ये HMP साइकिल में, HMP पाथवे। तो मोनोसैकेराइड के बेसिक कैरेक्टर क्या हुए, कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, ये फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, कंटेन 1 शुगर यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। तो जेनरिक नाम आपने जान ही लिया। नंबर ऑफ कार्बन एटम पे 3 है तो ट्राइओज, 4 टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज, 9 है तो नैनोज, और ये इनके एग्जाम्पल हो गए। ये जब लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आता है तो हमें लिखना पड़ता है क्लासिफिकेशन में। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये हम देखेंगे। मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ऑफ 4, 5 और 6 कार्बन एटम आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, लंबा होता है तो जो इनके बॉन्ड है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिंग्स एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द सेम मॉलिक्यूल। अब सेम मॉलिक्यूल में जो अदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तुम्हारा एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप आ जाएगा, जिसकी वजह से वो आपस में रिएक्शन करेंगे और द रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर्म्स हेमिकीटल रिंग स्ट्रक्चर। इसमें हेमिकीटल रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्डिहाइड जब करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन तो हेमी एसिटल रिंग उसको बोलते हैं। दोनों इसमें तुम्हारा कीटो ग्रुप था तो हेमी कीटल रिंग, इसमें हेमी एसिटल बोल दिया, एल्डिहाइड ग्रुप था। इफ द रिंग स्ट्रक्चर formed by cyclization of 6 sided made of 5 carbon and 1 oxygen, it is called pyranose ring। पायरानोज इसलिए बोले क्योंकि इसमें आपका कितना कार्बन इन्वॉल्व हुआ, 5 हुआ। इफ इट इज 5 साइडेड मेड ऑफ 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, इसमें 4 कार्बन इन्वॉल्व हुए, इसे हम फ्यूरानोज रिंग कहेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए ये पायरान रिंग हो गई और ये फ्यूरान रिंग हो गई। तो फ्यूरान रिंग जब भी बनेगी तो दो CH2O2 CH2 OH ग्रुप बाहर रहेंगे, वो हम देखेंगे। फ्रक्टोज एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म में होता है फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर में, तो इसीलिए हम इसको फ्रक्टोफ्यूरानोज कहते हैं। और ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है प्रीडोमिनेंटली एज पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, तो इसे हम ग्लूकोपायरानोज कहते हैं। ठीक, ये है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। तो इसमें आप देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन रिंग में हुए पायरानोज, और 1 आपका बाहर हो गया, 6 कार्बन टोटल होते हैं ग्लूकोज में। ठीक, अब
हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज तो सेकंड पोजीशन पे रिएक्शन कर रहा है, तो सेकंड एंड पेनल्टीमेट का रिएक्शन होता है आपस में, तो ये ग्रुप बनेगा। दो बाहर रह जाते हैं, CH2OH पहला और छठवां लास्ट, तो 2 3 4 5 आ गए रिंग में, और एक ये ऑक्सीजन जो है आपका ये, तो इसको हम अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरन। हाँ, तो एक चीज ये ध्यान देने वाली जरूरी है कि यहाँ पे एक वर्ड आपने पढ़ा कि प्रीडोमिनेंटली, ऐसा नहीं है कि ये फ्यूरेनोज और उसके जो है फ्यूरेनोज या पायरेनोज में दोनों पाए जा सकते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कि ऐसा पाए नहीं जा, लेकिन प्रीडोमिनेंट फॉर्म में यही पाया गया। जब हमने साइंटिस्ट ने स्टडी की है तो ज्यादातर यही स्ट्रक्चर देखने को मिला, इसीलिए हम ये मानते हैं, ठीक। अब हम 1 by 1 के बारे में जानेंगे। ग्लूकोज क्या है? मोस्ट प्रीडोमिनेंट शुगर इन ह्यूमन बॉडी, मोस्ट प्रीडोमिनेंट शुगर है, मेन सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मैमल्स। हम जो भी खाएंगे हमें ग्लूकोज में ही तोड़ना पड़ेगा, फिर वो रिएक्ट करेगा, मैंने किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ATP जनरेट होगा, वो सारी चीजें हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, hence otherwise called dextrose, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेसिस पे हम कहते हैं। अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट को कोई मॉलिक्यूल लेफ्ट में घुमाता है तो उसे हम लीवोरोटेटरी बोलते हैं, अगर राइट में घुमाता है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसीलिए हम उसे डेक्स्ट्रोज बोल देते हैं। एंड इट इज यूनिवर्सल फ्यूल ऑफ फीटस, फीटस ओनली रिलाई ऑन ग्लूकोज। आर्गन हुज मेजर एनर्जी सोर्स इज सेलुलोज, कौन कौन से आर्गन में सिर्फ हम सेलुलोज यूज कर ग्लूकोज यूज कर सकते हैं, खाली यही ग्लूकोज ही यूज होगा, वो हो गया आपका ब्रेन। ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज एनर्जी फ्यूल के रूप में यूज करता है, मतलब ये फैट या प्रोटीन पे वो नहीं यूज कर पाता। रीनल मेडुला, कॉर्निया, रेटिना, टेस्टिस, आरबीसी। आरबीसी क्यों करती है? क्योंकि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो ओनली मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर मैच्योर इरिथ्रोसाइट इन फेड स्टेट एंड स्टार्विंग स्टेट इज ग्लूकोज। दोनों स्टेट में ग्लूकोज ही है, क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो क्रेब्स साइकिल कर नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ वो ग्लाइकोलिसिस कर सकते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, ये चीज आरबीसी कर सकती है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, नॉन न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस है नहीं, तो ये सिर्फ आरबीसी जो है ग्लूकोज पे डिपेंड रहेगी। ब्रेन कीटोन बॉडी पे रिलाई कर सकता है, लेकिन ये भी स्पेशल कंडीशंस में, जब कभी स्टार्वेशन होगी तब। फिर गैलेक्टोज के बारे में जानते हैं। गैलेक्टोज क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लैक्टोज, मिल्क शुगर का कॉन्स्टिट्यूएंट है। सिंथेसाइज इन मेमोरी ग्लैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज, ये मेमोरी ग्लैंड में सिंथेसाइज होगा, और ये कंपोजिशन में होगा ग्लाइकोप्रोटीन के, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकान्स एंड प्रोटियोग्लाइकान्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के। ये चीजें मॉडिफिकेशंस हैं, स्पेशल मॉडिफिकेशंस में अटैच हो रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन में अटैच हुआ तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोले, ठीक। प्रोटियोग्लाइकान ये परसेंटेज के बेसिस पे होता है, ग्लाइकोप्रोटीन कब बोलते हैं, प्रोटियोग्लाइकान कब बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड कब बोलेंगे जब ये लिपिड से अटैच होगा। तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे फर्दर। मैनूज के बारे में देखते हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट मैनान्स, हेंस द नेम मैनूज। एक प्लांट होता है मैनान, वहां से आइसोलेट करते हैं। ऑकर इन ग्लाइकोप्रोटीन में मिलेगा आपको और म्यूकोप्रोटीन में मिलता है, ठीक। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज कॉन्स्टिट्यूएंट इज सुक्रोज द कॉमन शुगर, constituent of sucrose the common sugar।
प्रेजेंट इन फ्रूट जूस, हनी एंड शुगर केन में मिलेगा आपको फ्रूट जूस, हनी और शुगर केन में। प्रेजेंट इन द सेमाइनल फ्लूइड में भी फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ऑल द हेक्सोजेस हैव द फ्री फंक्शनल ग्रुप, हेंस दे आर रिड्यूसिंग शुगर। क्यों रिड्यूसिंग शुगर का क्यों बोलेंगे, तो जो ऑक्सीडाइज हो सकता है वही दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसीलिए रिड्यूसिंग शुगर हुआ। एंड दिस इज ए टेबल ऑफ हेक्सोजेस ऑफ फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो हमारे पास कौन कौन से फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हैं किस हेक्सोज के, वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला देखते हैं डी ग्लूकोज का। डी ग्लूकोज सोर्स इसका हो गया फ्रूट जूस, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, केन ऑफ बीट शुगर, माल्टोज एंड लैक्टोज। द मेन मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर टिश्यूज, इसीलिए इसे हम ब्लड शुगर बोलते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, तो हम उस कंडीशन में ग्लाइकोज यूरिया बोलेंगे। इन पुअरली कंट्रोल डायबिटीज मिलेटस एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, जब ब्लड में ज़्यादा शुगर बढ़ेगा तो फिल्टर भी ज़्यादा होगा। 180 mg पर डेसीलीटर ये होता है थ्रेशोल्ड किडनी का, मतलब इतने तक अगर पहुंच जाएगा ब्लड में शुगर तो इसके बाद जो कंसंट्रेशन बढ़ेगी उसको यूरिन में आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। तो ग्लाइकोसूरिया हम तब बोलेंगे जब यूरिन में आ रहा है, ग्लाइसीमिया हम तब बोलेंगे जब ब्लड में बढ़ा है। ठीक, फिर आता है हमारे पास डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहाँ मिलेगा, फ्रूट जूस, हनी, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन और बीट शुगर एंड इनुलिन, एंजाइमिक आइसोमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज सिरप फॉर फूड मैन्युफैक्चर। ठीक, ये रेडली मेटाबोलाइज आइदर बाय ग्लूकोज और डायरेक्टली, या तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर मेटाबोलाइज होगा या डायरेक्टली होगा। तो अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हेरिडेटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, ये कुछ पेशेंट में होता है जो फ्रक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाते, इसके लिए जो एंजाइम होता है वो नहीं अवेलेबल होता, तो दिस लीड टू द फ्रक्टोज एक्यूमुलेशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया। डी गैलेक्टोज ये मिलेगा हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज से, रेडिली मेटाबोलाइज टू ग्लूकोज, सिंथेसाइज इन द मेमोरी ग्लैंड फॉर सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज इन मिल्क, ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। हेरिडिटरी ग्लाइकोसीमिया एज ए रिजल्ट ऑफ फेलियर टू मेटाबोलाइज गैलेक्टोज लीड टू कैटरैक्ट। अब एक इसमें गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है हेरिडिटरी गैलेक्टोसीमिया में, ग्लूकोज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है और ये मिलेगा हमें पेंटोज फास्फेट पाथवे में। डी अरेबिनोज प्लांट गम्स में पाए जाते हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक, डी जाइलोलोज हमें कहाँ मिलेगा, प्लांट गम्स, प्रोटियोग्लाइकान एंड ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकान्स में, ये होगा कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। डी जाइलोलोज मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है और ये एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इन एसेंशियल पेंटोस यूरिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका नीट पीजी में भी आ सकता है, एसेंशियल केस देगा आपको, डीजाइलोलोज फाइंड हुआ यूरिन में, तो ये हो गया एसेंशियल पेंटोस यूरिया में मिलेगा। ये थोड़े थोड़े हिंट होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। फिर अब मोनोसैकेराइड्स क्या है, ये तो आप लोगों ने देख लिया कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, डिवाइडेड इनटू ग्रुप बेसिस ऑफ कार्बन। ठीक, ये सेम चीज है। ठीक, अब ये है एल ग्लिसरोज और ये है डी ग्लिसरोज। ये जो कैपिटल डी हम लिखते हैं या कैपिटल एल लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। कैसे, जो पेन अल्टीमेट कार्बन है, मतलब
पेनल्टीमेट मतलब लास्ट के पहले वाला जो होता है उसको हम पेनल्टीमेट कहते हैं। अगर उसमें OH ग्रुप लेफ्ट में है तो हम उसे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड बोला हमने। तो यहाँ लेफ्ट से एल याद रखना, तो हमेशा अदर वाला हमारे पास डी होगा तो वो राइट होगा। ये देखिए, अब इसी ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे ही हम बाकी सब में स्ट्रक्चर देखते हैं कि OH ग्रुप किधर है तो उसका नाम रखते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए एल ग्लूकोज लेफ्ट में है, डी ग्लूकोज राइट में है OH ग्रुप पेनल्टीमेट पे, लास्ट के पहले सेकंड लास्ट। ठीक, तो ये स्ट्रक्चरल नोटेशन है। अब इसमें जो नेचुरली आकरिंग होगा वो डी ग्लूकोज होता है। फिर यहाँ पे दो अदर चीजें हम देखेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोपाइरानोज और बीटा डी फ्रक्टोपाइरानोज। तो इसमें अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये बना रिंग स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो ग्रुप है नीचे की तरफ, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, ये प्लेन से बाहर आ रहा है हमारी तरफ। तो अगर OH ग्रुप हमारी तरफ आ रहा होगा, जो कि हम देख नहीं सकते, तो पेपर में हम ये मान लेते हैं कि अगर ये नीचे है तो इसे अल्फा बोलेंगे, और अगर यहाँ पे ये ऊपर है तो इसे हम बीटा बोलेंगे। इनटू द प्लेन होगा ये, और ये आउट ऑफ द प्लेन मतलब तुम्हारी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ प्लेन है। ये इनटू द प्लेन है मतलब इस प्लेन के अंदर, जिस कागज पे ये लिखा है उसके अंदर है। फिर ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। अब यहाँ पे फ्यूरॉन रिंग बनी है, जो हम पिछली स्लाइड्स में आपको बता रहे थे कि मेनली जो पाया जाएगा वो फ्यूरॉन रिंग पाई जाती है फ्रक्टोज में, लेकिन पायरानोज भी पाया जा सकता है। तो प्रीडोमिनेंटली टर्म इसीलिए यूज किया गया था। इन्होंने उसी में सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाए हैं फॉर द एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पे CH2OH ग्रुप बाहर हो गया है, जो कि यहाँ अंदर हो गया था यहाँ पे, तो पायरानोज इसलिए था। फिर इसमें अल्फा वही आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन, बीटा। अब इसमें आप बताइए, हम देख कहाँ रहे थे, एक चीज और देखने वाली है कि अल्फा बीटा आप कहाँ देखते हैं। तो हम देखते हैं जो ग्रुप सेकेंड कार्बन पे है, मतलब जहां से ये रिंग अटैच हो रही है उसका सेकेंड नंबर का कार्बन यहाँ से। तो यही चीज अब हम हर जगह देखेंगे जनरल रूल। अल्फा डी ग्लूकोज ये हो गया, यहाँ पे देखिए ये आउट ऑफ द प्लेन है। अल्फा डी गैलेक्टोज ये हो गया। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, ये एपीमर्स है एक दूसरे के। कैसे, अब यहाँ पे देखिए OH ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन था, टू द प्लेन हो गया। अल्फा डी माइनोज, ये सारे अल्फा ही हैं। और यहाँ डिफरेंस किसमें है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी माइनोज में आपको थर्ड कार्बन पे मिल रहा है डिफरेंस। ठीक, और यहाँ मिल रहा था थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट शुगर, ये सारी चीजें तुमने क्लासिफिकेशन देख लिया है पीछे। डाइसैकराइड्स क्या है, डाइसैकराइड्स कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर और डिसिमिलर, या तो सेम हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं, मोनोसैकराइड which are linked together by glycosidic bond. They are crystalline. डाइसैकराइड क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, वाटर सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट, मीठे होते हैं। माल्टोज आल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर, माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हैं। नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म इन द बॉडी, माल्टोज फ्री फॉर्म में नहीं पाई जाएगी। प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाई पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये एंजाइम जब काम करेगा, अभी हम लोग डाइजेशन में इसको आगे पढ़ेंगे। तो ये कंपोज होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से, हेल्ड बाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब कभी भी हम बॉन्ड में देखते हैं कि अल्फा 1,4 है, बीटा 1,4 है, बीटा 1,6 है, ये कैसे समझते हैं। अल्फा तो ये हो गया कि अल्फा का मतलब कि जो दो कंपाउंड आपस में, दो मोनोसैकराइड आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं, उसमें कौन से कार्बन का
जो ओरिएंटेशन है सेकंड कार्बन पे, उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ओरिएंटेशन किधर है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1,4 लिख दिया गया, इसका मतलब जो दो मोनोसेक्राइड आपस में अटैच हुए हैं दोनों का ओरिएंटेशन अल्फा है, ठीक। और 1,4 क्यों लिखा गया, क्योंकि एक का फर्स्ट होगा एक ग्लूकोज का और दूसरे ग्लूकोज के फोर्स से बॉन्ड बनाएगा कार्बन से। तो माल्टोज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज केन सुगर फाउंड इन द sugar cane and sugar beets, made up of alpha D glucose and beta D fructose। तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज हुआ, इसमें बीटा हुआ, मतलब इसके सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप आपकी तरफ आ रहा होगा आउट ऑफ द प्लेन, ये इनटू द प्लेन होगा फ्रक्टोज में, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाए, सुक्रोज बना लैक्टोज, मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है दोनों बीटा। तो एक्सटेंडेड फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल सकता है, शॉर्ट में भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखना चाहते हैं। अपने एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे डिटेल में बता के तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डाइसैक्राइड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के कौन कौन से डाइसैक्राइड्स हैं अपने पास। तो पहले तो डाइसैक्राइड्स जान लेते हैं कौन से हैं। सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लैक्टोलोज एंड ट्रीहेलोज। लैक्टोलोज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं लैक्टोज और लैक्टोलोज में। अब कंपोजिशन इसका क्या हुआ, कंपोजिशन में हम देखेंगे अल्फा डी ग्लूको पायरोनोसिल 1,2 और ये हो गया तुम्हारा बीटा डी फ्रक्टोफोरेनाइड, ठीक। ये एक एक अपना देख लेना, इसमें कोई डिटेल में बताने में बहुत टाइम लगेगा। तुम्हारे पास टेबल है देख सकते हो। सुक्रोज मिलेगी केन शुगर, बीट शुगर, सोरगम एंड सम फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसके साथ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमने देखा, रेयर जेनेटिक लैक ऑफ सुक्रेज अगर नहीं है लीड टू सुक्रोज इंटॉलरेंस होगा, इसमें डायरिया और फ्लैटुलेंस होगा, ठीक। लैक्टोज मिल्क में है और मेनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एज फिलर के रूप में डाल देते हैं। लैक ऑफ लैक्टेज है, अगर लैक्टेज नहीं एंजाइम नहीं है तो ये लीड टू लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, डायरिया फ्लैटुलेंस इसमें होगा। मे बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में आ सकता है यूरिन में। माल्टोज हो गया, ये मिलेगा हमें एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, ठीक। आइसोमाल्टेज भी हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से मिल रहा है। लैक्टोलोज हीटेड मिल्क स्मॉल अमाउंट मेनली सिंथेटिक होगा लैक्टोलोज। अब ये लैक्टोलोज का क्या है, नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम बट फर्मेंटेड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो यूज एज ए माइल्ड ऑस्मोटिक लैक्जेटिव। तो जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होगा उसमें हम लैक्जेटिव की तरह यूज कर सकते हैं, पेशेंट को देंगे तो उनका स्टूल पास हो जाएगा। ट्रीहेलोज, ट्रीहेलोज मिलेगा हमें ईस्ट एंड फंजाई में, द मेन शुगर ऑफ इंसेक्ट हीमोलिम्फ में मिलता है। पॉलीसेक्राइड ये है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठीक, अच्छे से नहीं होंगे, थोड़ा बहुत डिसॉल्व होगा। फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन इन हॉट वाटर में कोलाइडल सोल्यूशन बना लेंगे। टेस्टलेस होते हैं, मे बी लीनियर एज वेल एज ब्रांच्ड, टू टाइप हैं, एक तो हम होमोपॉलीसेक्राइड बोलते हैं और एक को बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड में आता है ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब कि एक ही तरह की मोनोसेक्राइड यूनिट है, इसमें अलग अलग तरह की मोनोसेक्राइड यूनिट है। तो हेट्रोपॉलीसेक्राइड हिपैरिन, हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट। होमोग्लाइकान्स में होमोपॉलीसेक्राइड आए, तो अब ये हो गया हमारा ग्लाइकोजन। स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल हेंस कॉल्ड एनिमल स्टार्च, हम लोग इसे स्टोर करते हैं तो इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, प्लांट स्टार्च को स्टोर करता है। मेडअप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, होमोपॉलीसेक्राइड है, सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज होंगी। ब्रांच पॉलीमर है ये ग्लूकोज का, मतलब सिर्फ लीनियर नहीं, इसमें ब्रांचेज भी मिलेंगी। तो अल्फा 1,4 लिंकेज एट लीनियर पार्ट एंड अल्फा 1,6 लिंकेज एट ब्रांचेज। ये देखिए यहाँ पे जो ब्रांच बन रही है, यहाँ देखो ये 1 हो गया फर्स्ट,
ये 4th कार्बन, इसमें बॉन्ड बना, तो ये चेन बनाते जाएंगे जैसे कि यहाँ बनाते गए हैं। अब अगर यहाँ ब्रांचिंग जिस पॉइंट पे होनी है वहाँ पे ये 1 है, यहाँ देखो यहाँ पे तुम्हारा ये 4th था, 4th कार्बन, ये 1st है, ये अटैच हुआ 6 है, तो यहाँ से ब्रांचिंग हो जाएगी। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा ब्रांचिंग में। स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ओनली ऑफ ग्लूकोज, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, आल्सो कॉल्ड ग्लूकान और ग्लूकोसैन। 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके 2 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, अमाइलोज 13 से 20% होता है और अमाइलोपेक्टिन होती है 80 से 87%। तो एमाइलोज में नॉन ब्रांचिंग हेलिकल स्ट्रक्चर होगा ऐसे करके, लेकिन ब्रांचिंग नहीं होगी। एमाइलोपेक्टिन व्हिच कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन विद 24 to 30 ग्लूकोज रेसिड्यू, मतलब 24 से 30 ग्लूकोज होंगे, उसके बाद ब्रांचिंग हो जाएगी। स्टार्च को ग्लूकासान बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, ठीक। और इसमें तो सिर्फ अमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, लेकिन जिसमें ब्रांचिंग होनी है तो वो 1,4 भी है और ब्रांचेज पे 1,6 लिंकेज होंगे, ठीक। अदर में पॉलीसेकेराइड में काइटिन और सेलुलोज, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड हैं। काइटिन फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियंस एंड इंसेक्ट, और मशरूम में भी पाया जाता है। मेड अप ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन ज्वाइंड बाई बीटा 1,4 लिंकेज, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, ये हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स काइटिन का। सेलुलोज चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल, होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ बीटा ग्लूकोज इन बीटा 1,4 लिंकेज, ये है इंसॉल्युबल होता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर जो हम कहते हैं उसका मेजर कंपोनेंट होता है। ये सोर्स ऑफ बल्क इन द डाइट, तो डाइट में बल्क बनाएगा, जब हम खाएंगे तो ये डाइजेस्ट होगा नहीं, क्योंकि हम एंजाइम हमारे पास है नहीं इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमारे पास कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता जो अल्फा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को डाइजेस्ट कर सके, तोड़ सके। तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो बल्क में स्टूल में आएगा। तो सैलेड वगैरह जो हम खाते हैं उसमें मिलता है। और फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे गट माइक्रोबायोटा के लिए, हमारी गैस्ट्रिक मोटेलिटी के लिए। इनुलिन फ्रक्टोसाइन बोलते हैं इसको, ठीक। तो होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ फ्रक्टोज इन बीटा 2,1 लिंकेज इसमें बनता है। फाउंड इन द रूट ऑफ डहेलिया, चिकोरी, ऑनियन, गार्लिक एंड डैंडेलियन, बिलोंग टू ए क्लास ऑफ फाइबर्स। readily soluble in water, used in clearance test to determine GFR, क्योंकि इस पे एक्शन होगा नहीं कोई, ये मेटाबोलाइज बॉडी में नहीं होता, तो हम GFR टेस्ट करने के लिए इनुलिन देंगे। तो जितना ग्राम हमने इनुलिन दिया और जितना बाहर निकल के यूरिन में आया, दोनों नापेंगे और उससे हम एस्टिमेट करेंगे कि GFR कितना है, नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डेक्स्ट्रान किसे बोलते हैं? अभी हमने डेक्सट्रोज पढ़ा था, डेक्सट्रोज तो ग्लूकोज को बोलते हैं। तो डेक्स्ट्रान बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज इन डिफरेंट लिंकेज, अल्फा 1,6 एंड अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,3, ये पाया जाता है डेक्स्ट्रान में। तो ये यूज किया जाता है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के रूप में। जब प्लाज्मा का वॉल्यूम लॉस हो जाता है तब हम यूज करते हैं। प्लाज्मा एक्सपेंडर हमारे पास और से हैं। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर हम किन्हें कहते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होते हैं दैट एक्सर्ट कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि वो वाटर अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ एंड रिटेन फ्लूइड इन द वैस्कुलर कंपोनेंट। सब्सटेंस कौन कौन से यूज करते हैं? ह्यूमन एल्बुमिन, डेक्स्ट्रान, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च, हेटा स्टार्च और डिग्रेडेड जेलेटिन पॉलीमर का भी यूज किया जाता है। तो हेटा स्टार्च अभी आजकल ये टॉपिक हॉट है, क्वेश्चन आते हैं।
हम कुछ समझेंगे कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स, जैसे डेक्सट्रोज है, ग्लूकोज बीइंग डेक्सट्रो रोटेटरी इज नोन एज डेक्सट्रोज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। हमने देखा डेक्स्ट्रिन किसे कहते हैं, डेक्स्ट्रिन आर इंटरमीडिएट इन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च के, जब हम हाइड्रोलिसिस होती है तो जो इंटरमीडिएट उन्हें डेक्स्ट्रिन बोलते हैं। तो डेक्स्ट्रान किसे बोले, होमोपॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज, लेकिन डिफरेंट लिंकेज है होमोपॉलीसेकेराइड में 1,3 जो आपने अभी यहाँ पे देखा 1,6 लिंकेज मिलेगा ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में, 1,4 लिंकेज मिलेगा, 1,3 लिंकेज मिलेगा। तो ये हो गया। लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, तो इसे हम लैक्टोज बोलेंगे। अब वही लैक्टेज तो एंजाइम हो गया जो इसे लैक्टोज तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में हाइड्रोलाइज करेगा। लैक्टेट किसे बोलते हैं, लैक्टेट है प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम पाइरूवेट ड्यूरिंग एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में मिलता है। लैक्टुलोज क्या है, डाइसेक्राइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो एमबीबीएस में क्वेश्चन आता है कि लैक्टुलोज और लैक्टेज में क्या डिफरेंस है। तो मेन चीज ये स्ट्रक्चर है, कुछ इसके वर्क अलग अलग होंगे। ठीक, लैक्टुलोज आपने देखा कॉन्स्टिपेशन में यूज किया जाता है, तो ये सारी डिटेल आपको लिखनी रहती है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स हेट्रोग्लाइकान्स क्यों इसमें अलग अलग होंगे, तो हेट्रोग्लाइकान्स में ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकान जिन्हें हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, पेक्टिन्स हो गए, एगारोज हो गए, एगार हो गया। ठीक, तो हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड यानी कि ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकान्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकान्स आर अनब्रांच्ड हेट्रोपॉलीसेकेराइड चेन कंपोज्ड ऑफ डाइसेकेराइड repeat unit. Each disaccharide repeat unit composed of amino sugar and यूरोनिक एसिड, मतलब इसमें या तो अमीनो सुगर और साथ ही में यूरोनिक एसिड होगा। अब ये दे वेयर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम म्यूसिन हेंस कॉल्ड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। मेजर कंपोनेंट है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। तो डाइसेकेराइड रिपीट यूनिट ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकान्स में क्या होंगे, अमीनो सुगर दो तरह की होती हैं, ग्लूकोसामीन और गैलेक्टोसामीन। ठीक, यही दो पाई जाएंगी। एसिडिक शुगर में डी ग्लूकुरोनिक एसिड, एल आइडोरोनिक एसिड, इपीमरा ग्लूकुरोनिक एसिड, ये दोनों का कंपोनेंट पाया जाएगा। तो ग्लूकुरोनिक एसिड कैसे बनता है, जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे अपने ग्लूकोज का, तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो जो उसके टर्मिनल ग्रुप है, मतलब 1 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे, वो दोनों बदल जाएंगे COOH में। ठीक, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ग्लूकुरोनिक एसिड, और उसी का इपीमर है आइडोरोनिक एसिड। तो कुछ गै जो हमारे ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकान है गैक कहते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैरी लार्ज नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, तो इसमें COO- ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप है, सल्फेट्स हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट में, इसलिए इन पे निगेटिव चार्ज होगा। और ये टेंड टू रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो इनमें क्या होगा, स्लिपरी एक्शन इसकी वजह से आएगा। Hence slippery consistency of mucus secretion and synovial fluid दोनों में पाया जा रहा है। When water squeezes out, they occupy small volume. वाटर अगर अपने में कंटेन करके रखी है, अगर निकल जाएंगे तो स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा, और जब कंप्रेशन रिलीज होगा तो स्प्रिंग बैक टू ओरिजिनल हाइड्रेटेड वॉल्यूम बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ निगेटिव चार्ज। तो ये हमारे जहाँ हमें कंप्रेसिबिलिटी चाहिए वहाँ होने चाहिए। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, हम चलते हैं वहाँ कंप्रेसिबिलिटी आती है, जॉइंट्स की पोजीशन चेंज होती है। Hence resilient nature of synovial fluid and vitreous humor. Special ability to bind to large amount of water, hence forming major component of extracellular matrix. कुछ बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकान्स कौन कौन से हैं, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनान बोलते हैं इसको। अब इसका रिपीट यूनिट क्या होगा तुम्हारे, एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक, ये अमीनो शुगर होगा ग्लूकोसामीन, और इसमें जो अमीनो एसिड है ग्लूकुरोनिक एसिड हो गया। ठीक,
अब ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? स्किन में, साइनोवियल फ्लूइड में, बोन, कार्टिलेज, विट्रस ह्यूमर, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो इसका क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे कौन पाई जाती है। फिर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट आएगा, इसमें एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन है, गैलेक्टोसामीन, और ग्लूकोरोनिक एसिड है। मतलब यहाँ पे ग्लूकोसामीन था, यहाँ पे गैलेक्टोसामीन हो गया, और ये सल्फेटेड होते हैं। तो ये कार्टिलेज, बोन, सीएनएस में पाया जाता है। केराटिन सल्फेट दो टाइप के हैं, 1 और 2। इनमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, और यहाँ पे शुगर एसिड नहीं है, सिर्फ गैलेक्टोज है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरल जो आप जानते हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। ये लोकेशन इसकी कॉर्निया में है, क्वेश्चन आ चुका है। कार्टिलेज, लूज कनेक्टिव टिश्यू। हिपैरिन है, हिपैरिन में ग्लूकोसामीन और आइडोरोनिक एसिड है। इसमें एसिटाइल ग्रुप भी नहीं है, सिर्फ ग्लूकोसामीन, आइडोरोनिक एसिड। ये मास्ट सेल, लीवर, लंग और स्किन में मास्ट सेल प्रोड्यूस करता है। हिपैरान सल्फेट ग्लूकोसामीन और ग्लूकोरोनिक एसिड है, ये स्किन में पाया जाएगा और किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है। डर्मेटान सल्फेट एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, आइडोरोनिक एसिड भी हो सकता है, ग्लूकोरोनिक एसिड भी हो सकता है, मतलब दोनों होते हैं, स्किन और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन और अदरवाइज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक होता है म्यूसिन क्लॉट टेस्ट, जिसे हम रोड टेस्ट बोलते हैं। वो क्यों किया जाता है? टू डिटेक्ट हाइलोरोनेट इन द साइनोवियल फ्लूइड। नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड फॉर्म टाइट रूपी क्लॉट ऑन एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड। अगर हम उसमें डालेंगे तो टाइट रूपी क्लॉट बनेगा। यूज इन, अब अगर नॉर्मल नहीं है, हाइलोरोनेट है, तो नहीं बनेगा। तो इसलिए हम कहाँ देखते हैं इसको? वेराइटी ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन इंक्लूडिंग सेप्टिक आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हम उसमें साइनोवियल फ्लूइड निकाल के टेस्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान जो नॉन कोवेलेंटली लिंक टू प्रोटीन है, वो हाइलोरोनिक एसिड है। ठीक, बैक्टीरिया में हाइलोरोनिक एसिड पाया जाता है। एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी हिपैरिन की है। सेल माइग्रेशन में हेल्प करता है हाइलोरोनिक एसिड। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ कार्टिलेज इन वेट बियरिंग आर हाइलोरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये दोनों मदद करते हैं। कार्नियल ट्रांसपेरेंटी मेंटेन करने के लिए केराटिन सल्फेट 1 एंड डर्मेटान सल्फेट है, ये क्वेश्चन आएगा। गैग दैट डिटरमाइन चार्ज सेलेक्टिवनेस ऑफ रीनल ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, तो हिपैरान सल्फेट यहाँ देखो बेसमेंट पाया है, तो चार्ज सेलेक्टिवनेस इसलिए होगा। ठीक, निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज को रिपल करेंगे। जो एल्बुमिन होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इसी की वजह से वो रिपेल हो जाती हैं, प्रोटीन यूरिन में नहीं आती। ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकान आर जनरली एक्स्ट्रासेलुलर, सम इंट्रासेलुलर गैग आर हिपैरिन in mast cell and heparan sulfate in synaptic and other vesicles. अब प्रोटियोग्लाइकान देखो, प्रोटियोग्लाइकान और ग्लाइकोप्रोटीन में सबसे पहले हमें डिफरेंस जानना जरूरी है। प्रोटियोग्लाइकान जब हम कहते हैं जब 95% से मोर देन 95% कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, मतलब जो लास्ट में आया ग्लाइकान तो ग्लूकोज ज़्यादा है इसमें 95%, और प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन लास्ट में आया तो इसमें लेस देन 5% कार्बोहाइड्रेट है, मतलब प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटियोग्लाइकान लॉन्ग लीनियर एंड ब्रांच ऑलिगोसैकेराइड्स हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन शॉर्ट हाईली ब्रांच ऑलिगोसैकेराइड चेन। प्रोटियोग्लाइकान में डाइसैकेराइड रिपीट होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन में नो रिपोर्टिंग होंगे। तो प्रोटियोग्लाइकान गैग्स आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू ए प्रोटीन टर्म कोर प्रोटीन, एक कोर प्रोटीन होगी। ठीक, ये हो गया। टू फॉर्म हाइब्रिड मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटियोग्लाइकान। अब इस पे जो है कोर प्रोटीन है, इस पे अटैच हो गए तुम्हारे यूनिट ग्लाइकान के, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोटियोग्लाइकान। लिंकिंग टू पॉलीसैकेराइड चेन टू कोर प्रोटीन आकर बाई ये कोर ट्राइसैकेराइड, मतलब कोर में एक ट्राइसैकेराइड होगा जिसपे लॉन्ग पॉलीसैकेराइड की चेन आके अटैच होगी, वो होगा गैलेक्टोज गैलेक्टोज जाइलोज। मतलब यहाँ पे गैलेक्टोज गैलेक्टोज जाइलोलोज होगा, कोर प्रोटीन से अटैच, और इसमें आके पॉलीसैकेराइड चेन बड़ी वाली अटैच होंगी।
कि पहले तुम्हारा गए कोर ट्राइसैकेराइड और फिर कोर प्रोटीन, यह हो गया तुम्हारा। समझ में आ गई बात? ठीक। प्रोटियोग्लाइकान मोनोमर एंड प्रोटियोग्लाइकान एग्रीगेट। प्रोटियोग्लाइकान मॉलिक्यूल अटैच टू कोर प्रोटीन फार्मिंग प्रोटियोग्लाइकान मोनोमर। तो ये प्रोटियोग्लाइकान मोनोमर बना। अब ये ऐसी कई यूनिट अगर हो जाएं, द शेप ऑफ प्रोटियोग्लाइकान मोनोमर इज बॉटल ब्रश। ये देखो ब्रश जैसा बन रहा है, बॉटल ब्रश जैसा हो गया। ठीक। सेवरल प्रोटियोग्लाइकान मोनोमर एसोसिएट नॉन कोवेलेंटली बाई ए लिंक प्रोटीन टू फॉर्म प्रोटियोग्लाइकान एग्रीगेट। ये हाइलोरोनिक एसिड के थ्रू अटैच होंगे, प्रोटियोग्लाइकान एग्रीगेट बना लेंगे, तो अभी इसका एग्रीगेट बन जाएगा, बॉटल ब्रश अपीयरेंस नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं ग्लाइकासो अमाइनोग्लाइकान से रिलेटेड कुछ डिजीज। ट्यूमर सेल माइग्रेशन में काम कर रहा है। तो ट्यूमर सेल इंक्लूड फाइब्रोब्लास्ट टू सिंथेसाइज हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड परमिट ट्यूमर सेल टू माइग्रेट थ्रू एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से माइग्रेट करेंगे तुम्हारे ट्यूमर सेल्स। सम ट्यूमर सेल हैव लेस हेपेरान सल्फेट एज देयर सरफेस and this may play a role in lack of adhesiveness that these cell display। तो lack of adhesiveness होने से क्या नुकसान होगा? ये मेटास्टेसाइज होंगे, ज़्यादा अटैच नहीं रहेंगे। तो गैग एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। डर्मेटान सल्फेट अपीयर टू बी मेजर गैग सिंथेसाइज्ड बाय आर्टेरियल स्मूथ मसल में डर्मेटान सल्फेट मेजरली सिंथेसाइज हो रहा है। These cell proliferate in atherosclerotic lesion in arteries। डर्मेटान सल्फेट बाइंड प्लाज्मा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब डर्मेटान सल्फेट जो है लो डेंसिटी प्रोटीन से लाइपोप्रोटीन से बाइंड करता है। बिकॉज ऑफ दिस डर्मेटान सल्फेट में प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाएंगे वहाँ पे। ये तुम्हारी ब्लड वेसल हो गई। अब इसमें जो है डर्मेटान सल्फेट है। ठीक। अब एलडीएल से बाइंड किया, एलडीएल से बाइंड करने लगेगा। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। एलडीएल से बाइंड किया, एलडीएल से बाइंड किया, तो ये एक तरह का एग्रीगेट यहाँ पे बन गया। तो यही तो प्लाक हो गया। अब यहाँ प्लाक बन गया तो इसके लिए कम जगह है, इधर से ब्लड जा रहा है, तो अब इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हम इसको हाई बीपी बोलेंगे। ठीक। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है लैटरल प्रेशर जो हम मेजर करते हैं आर्टरीज। ठीक। गैग एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन आर्थराइटिस प्रोटियोग्लाइकान में एक्ट एज ऑटो एंटीजन है। प्रोटियोग्लाइकान जो है यहाँ पे ऑटो एंटीजन की तरह एक्ट करने लगती हैं। तो द अमाउंट ऑफ कॉन्ड्राइटिन सल्फेट इन कार्टिलेज डिमिनिश विथ एज। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट घट रहा है। वेयर इज द अमाउंट ऑफ केरेटान सल्फेट एंड हाइलोरोनिक एसिड इंक्रीज। These changes may contribute to the development of osteoarthritis. Thank you.